हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और बहुत अच्छे से इसको व्यू किया। और ये एक मानों में ऐसा चैनल है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर 2 भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी ही। चलिए अब शुरू करते हैं। Question number 101. Which of the following is correct with relation to the tropical storms at the name by which they are called? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है और उसको जो नाम ओआईडी के हिसाब से और या उसके स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से दिया जाता है करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो ए है अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, ये है ह्यूरिकेन। बी है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक टाइफून। सी है साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, इसे कहते हैं साइक्लोन। ये तीनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर है नंबर 4। 101 का करेक्ट आंसर है नंबर 4। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे फ़ोटोज़ का यूज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दिमाग फ़ोटोज़ में सोचता है और फोटोज़ में ही याद रखता है। क्वेश्चन नंबर 102. व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नेविक सी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नंबर 2. इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन क्लॉक सिस्टम इंस्टेड ऑफ द यूएस। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह का सैटेलाइट है जो इसरो ने भेजा है, जो इंडियन क्लॉक टाइम के हिसाब से टाइम बताता है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2। ये देखिए फ्रेंड्स, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसकी सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 103. ट्रांसपिरेशन इज़ एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस का नागज़ीर नतीजा है। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, बिकॉज रूट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करती है? सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करती है। सेकेंड क्या होता है? वाटर इज ड्रॉन अप द स्टेम टू द लीव्स। क्या होते हैं? वो स्टेम से लीव्स में वाटर पहुंचाती है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स। क्या होता है? वाटर इवेपोरेट्स हो जाता है लीफ से। ये किस लिए होता है? ये फोटोसिंथेसिस में ये इस तरह से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 3। 103 का करेक्ट आंसर है 3। ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 104. अ टैक्सन विथ रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म्ड एज। ये क्या है? महदूद जोग्राफियाई तकसीम के साथ टैक्सन को क्या कहा जाता है? ये जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कहते हैं, टैक्सन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म अ टैक्सोनिक यूनिट। ये क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 104 का करेक्ट आंसर है 4। इंडेमिक। इंडेमिक मीन्स मुकामी। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर द जोग्राफिकल एरिया, एक मुकाम के लिए फिक्स होता है। Question number 105. Litmus solution which indicates the presence of acid or base in a solution is extracted from. लिटमस महलूल जो किसी महलूल में तेज़ाब या बेस की मौजूदगी की निशानदेही करता है, मुंदरजा झैल में से किससे निकाला जाता है? ये क्या बताता है फ्रेंड्स? ये हमें बताता है कि ये सोल्यूशन में एसिड है या बेस है। ये बताने के लिए जो सोल्यूशन यूज़ होता है वो है लिटमस। वो कहाँ से हासिल होता है हमें? वो होता है लीचन से। लीचन क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह का झाड़ पर बिल्कुल एक बूझ टाइप का कोई वो होता है। देखिए, आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, इसे कहते हैं लीचन। द करेक्ट आंसर इज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 106. सिम्हा विहारा इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ तेलंगाना। सिम्हा विहारा तेलंगाना में कहाँ पर मौजूद है, किस जगह पर है? ये देखिए फ्रेंड्स, सिम्हा विहारा मतलब है ये जो बुद्ध के स्टैचूज़ होते हैं ना, बुद्धा के, वो है। ये कहाँ पर मौजूद है? नागार्जुना कुंडा में मौजूद है। ये तेलंगाना में कहाँ है? सिम्हा विहारास नागार्जुना कुंडा में है, तेलंगाना में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 106 इज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 107. इन विच ईयर द मिदारम समाका सारालमा जात्रा वॉज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल फेस्टिवल। किस साल में मिदारम समाका सारालमा जात्रा को ऑफिशियल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था? एक तेलंगाना का फेस्टिवल है, इससे 1996 में ऑफिशियल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 108. द जोगिनी सिस्टम वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। जोगिनी सिस्टम को दिए गए ऑप्शंस में से किस में राइज नहीं किया गया था, किस अजला में नहीं किया गया था?
जोगिनी सिस्टम क्या है फ्रेंड्स? देवदासीज हु आर डेडिकेटेड टू गॉडेस रेणुका इज पॉपुलरली नोन एज जोगिनीज। ये जोगिनी सिस्टम राइज नहीं था खम्मम डिस्ट्रिक्ट में। द करेक्ट आंसर है नंबर 4। 108 का करेक्ट आंसर है 4, खम्मम डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, हु वॉज द ऑथर ऑफ हम्पी नुंडी हरप्पा दाका? इसका मीनिंग है हम्पी टू हरप्पा। ये किसने लिखी है? ये लिखी है तिरुमला रामचंद्रा ने। इसे लिखा है तिरुमला रामचंद्रा ने। क्वेश्चन नंबर 110, हाउ मेनी मेन डोर्स आर अरेंज अराउंड द गोलकुंडा फोर्ट? कितने मेन डोर्स है फ्रेंड्स? टोटल 8 मेन डोर्स है। हम गोलकुंडा फोर्ट के बारे में और डिटेल्स जान लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द गोलकुंडा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय काकतिया डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी। ये किस सेंचुरी में बना है? ये 13th सेंचुरी में बना है। इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना ऑफ इंडिया। कि कहाँ पर है? हैदराबाद में, जो तेलंगाना में है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मिडवेल सुल्तान ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी। ये क्या था फ्रेंड्स? एक कैपिटल था। 1518 टू 1687 तक कैपिटल बना रहा किसका? कुतुब शाही डायनेस्टी का। द फोर्ट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 11 किलोमीटर्स। इसका एरिया कितना है फ्रेंड्स? 11 किलोमीटर्स तक का इसका एरिया है। द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हैज़ अ circumference of 8 kilometer and is 21 meter high. The fort has 8 gates, 4 of which are still open for visitors. इसके कितने गेट्स है? टोटल 8 गेट्स है। ये इम्पॉर्टेंट है और उसमें से अभी 4 ओपन हैं विजिटर्स के लिए। Within the fort are several places. फोर्ट के अंदर ही बहुत अलग अलग प्लेसेस है, जैसे मॉस्क्यू, टेम्पल एंड अदर स्ट्रक्चर्स। मंदिर है, मस्जिद है और दूसरी चीज़ें भी है। द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर विद इन द फोर्ट इज द चार मीनार, अ मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड इन 1591 टू कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ हैदराबाद सिटी, जो कि हैदराबाद शहर के क़याम की याद में बनाया गया। द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल एम्पीरियर औरंगजेब इन 1687 एंड वॉज लेटर अबेंडन बाय देम इन 1712। ये कब कैप्चर किया गया था? 1687 में, फिर बाद में छोड़ दिया गया। द गोलकुंडा फोर्ट इज़ नाउ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क ऑफ हैदराबाद सिटी। ये एक पहचान है हैदराबाद सिटी की, बस इसके नाम से ही हैदराबाद मशहूर है। हमारे नेशनल फ्लैग की फ्लैग होस्टिंग भी होती है गोलकुंडा फोर्ट में हमारे CM के ज़रिए। ये इमेज में आप देख सकते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या बताना है? हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है जो दिया गया है सेंटेंस उसका, यानी हमें एक्टिव वॉइस दिया गया है, हमें इसका पैसिव वॉइस बताना है। क्वेश्चन है, श्रव्या हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। श्रव्या ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए विदाउट एनी हेजिटेशन। इसका ग्रामर देखिए। एक्टिव वॉइस टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? एक्शन कर रहा है। पैसिव वॉइस टेल अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस है और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे हिंदी, उर्दू, तेलुगु में भी देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके समझने के लिए है। क्वेश्चन में देखिए, श्रव्या हैज़ आंसर्ड। जहाँ हैज़ आ गया हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसका रूल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या यूज़ होंगे? हैज़ बीन होगा या हैव बीन यूज़ होगा। तो इससे हमें पता गया। एक्टिव वॉइस में क्या है? ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क। पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा? द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय हिम। ये इसका रूल्स है, तो ये रूल को ही हमें फॉलो करना है। अच्छा फ्रेंड्स, ऑक्सिलरीज का लिस्ट मैंने दिया हुआ है, आप एक बार लिस्ट पढ़ लीजिए कंप्लीट। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या है? हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म और क्या होगा? प्लस बाय प्लस एजेंट। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें रखना होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में है, शी हैज़ कॉट अ बर्ड। इसका पैसिव क्या बनेगा? अ बर्ड हैज़ बीन कॉट बाय हर। फ्रेंड्स, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट में से ही आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे टेंसेस के रूल देख लेते हैं ताकि कोई भी आंसर आपसे मिस ना हो। सो प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा? शी डिलीवर्स द लेटर, द लेटर्स आर डिलीवर्ड, ये पैसिव में होगा। पास्ट सिंपल में क्या होगा? एक्टिव, शी डिलीवर्ड द लेटर्स।
ये क्या हो गया पैसिव में, द लेटर्स वर डिलीवर्ड। इस तरह से मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है। फ्यूचर सिंपल में क्या हो गया, शी विल डिलीवर द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव है, शी इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स। इसका पैसिव होगा, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड। ओके, अच्छा, गोइंग टू, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर द लेटर। इसका पैसिव क्या होगा, द लेटर्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड। पास्ट परफेक्ट, शी हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। इसका पैसिव होगा, द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड। इन्फिनेटिव क्या होगा, शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। ओके, मॉडल्स में क्या होगा, शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स मस्ट बी डिलीवर्ड। ओके, ये सारी लिस्ट पक्की याद रखनी है हमें, ये बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद बस यही है कि जितना भी पढ़िए परफेक्ट पढ़िए, क्योंकि क्वांटिटी की अहमियत नहीं है, क्वालिटी की अहमियत है। 10 बुक्स पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस रटे जा रहे हैं, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। जितना भी पढ़ना है परफेक्ट पढ़ना है, ऐसा होना है कि बस ये कैसे भी एग्ज़ाम में आएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोच के पढ़िए। इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप ये मुझे कमेंट्स में बताइए। वैसे मैं समझ सकती हूँ आप लोग से इंतज़ार होगा नहीं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4। लेकिन फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि आप खुद से करने की कोशिश करिए, इसे डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई हैवंट लेफ्ट माई बुक हियर बाय एनी चांस। मीन्स मैंने अपनी किताब किसी मौके पर यहाँ नहीं छोड़ी। क्वेश्चन टैग का हमेशा एक रूल है फ्रेंड्स, देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव में। ये रूल अगर आप समझ लें तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, एक बार आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। पेन से आप बैटरी को दिमाग में रखिए, उस पर लिखा हुआ होता है प्लस एक साइड और माइनस एक साइड, तो एक साइड प्लस है तो वो दूसरी साइड माइनस होगा, तो इसी तरह से ये याद रखने के लिए आपको अहम है। और क्वेश्चन टैग में भी डेफिनेटली टेंसेस का यूज़ होता है फ्रेंड्स। टेंसेस मतलब ज़रूरी है, मतलब उसी से सारी इंग्लिश डिपेंड है, समझिए, तो आप लोग को टेंसेस आनी ज़रूरी है। ये चार्ट्स मैंने दिए हुए हैं इंग्लिश में भी, उर्दू में, हिंदी और तेलुगु में, तो आप अपनी जो लैंग्वेज समझ में आए उस लैंग्वेज में अच्छे से समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 113, अ मेल डैश टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग एन इमरजेंसी मीटिंग लास्ट वीक। ये क्या है फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट में वर्क हो चुका है। सो अ मेल was sent to all members of the committee। तो क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 will be the correct option। We will go to the question number 114, find the grammatically correct sentence। हमें इसमें सारे सेंटेंस को पढ़ना होगा और समझना होगा। फर्स्ट सेंटेंस है, my friend told me that he would meet me at the park। इसका मीनिंग है, मेरे फ्रेंड ने कहा वो मुझसे मिलेगा पार्क में। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ही वुड, यहाँ पर वुड यूज़ हो रहा है, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ये क्या होता है फ्रेंड, जब कोई और किसी बात को करने के लिए कहता है तब हम वुड यूज़ करते हैं। यहाँ पर पूरे सेंटेंस में एक मॉडल ऑक्सिलरीज ही यूज़ हो रहे हैं। इसमें क्या है, सेकंड सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही विल मीट मी एट द पार्क। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है किसी और के सामने एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये मतलब थर्ड पर्सन ने कहा हुआ है, तो यहाँ पर वुड यूज़ होगा, नॉट विल। ओके, थर्ड वन, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही शुड मीट हिम एट द पार्क। यहाँ पर क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया। शुड का मीनिंग क्या होगा, कंपल्सरी हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही मे मीट मी एट द पार्क, ये क्या कह रहा है कि मेरे फ्रेंड ने कहा है मिल सकते हैं, मीन्स इट्स नॉट एक्यूरेटली पॉसिबल, तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये एग्जांपल्स अगर हम समझेंगे तो और भी इसको क्लियरिफाई हो जाएगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लिस्ट मैंने हिंदी, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश सारे लैंग्वेजेस में बनाई है, क्योंकि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो
वो लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 115, fill in the blanks with the correct words from the list given below in the following sentence। ये फिल करना है, सेंटेंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस देखिए। His father's dash occurred because of a serious death। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट डेथ एंड डिसीज, दोनों का मीनिंग सेम होता है, डेथ एंड डेथ। डिसीज का मीनिंग भी क्या होता है, डेथ होता है। तो हिज फादर डेथ occurred बिकॉज ऑफ सीरियस डेथ, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। सेकेंड वन है डिसीज्ड एंड डेथ, ये भी घुमा फिरा के वही हो गया। तो थर्ड वन है डिसीज्ड एंड डिजीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हिज फादर डिसीज्ड मतलब डेथ हो गए बिकॉज ऑफ अ सीरियस डिसीज। एंड फोर्थ वन डिसीज एंड डिजीज, ये क्या हो गया, हिज फादर बीमार हो गए, ऐसे तो रॉन्ग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो डिसीज स्पेलिंग है ना फ्रेंड्स, इसका मीनिंग है मैयत, मीन्स डेड बॉडी। तो डेथ होना किसी का, तो इसको कहते हैं डिसीज, DECEASE। तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 116, दो जॉन इज डैश अमेरिकन, ही हैज़ डिसाइडेड टू मैरी डैश यूरोपियन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हमें यूज़ करना है ये देखना है। तो दो जॉन इज़ डैश अमेरिकन, अमेरिकन इज़ अ क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवल है, तो डेफिनेटली हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ही हैज़ डिसाइडेड टू मैरी डैश यूरोपियन, अब हम बोलेंगे तो ई भी तो वॉवल है, लेकिन ये वॉवल है लेकिन इसका साउंड वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा। तो क्या यूज़ होगा, ऑप्शन 2 इज़ अ राइट ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड्स लाइक यूरोपियन, यूरोप एक्सेट्रा, ऑल्दो दे बिगिन्स विद अ वॉवल, दे डोंट बिगिन विद अ वॉवल। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है उसका। द ई इन यूरोप इज साइलेंट एंड rather than sound like E in an egg or an engine begins with U, which is pronounced as Y in yak or yam। So इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमें इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है फ्रेंड। फर्स्ट वन है वी हैव गिव आवर रिप्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर 2 days ago। जब 2 days ago आ रहा है तो हैव नहीं आएगा बिल्कुल, ये तो ओके। सेकेंड वन, वी हैड गिवन रिप्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर्स 2 days ago, ये भी रॉन्ग होगा फ्रेंड्स। थर्ड वन देखिए, वी गेव अ रिप्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर 2 days ago, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। और फोर्थ वन देखिए, वी वर गिवन अ रिप्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर्स 2 days ago, बिल्कुल ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। जब 2 days ago आ रहा है तो हमारा कौन सा टेंस यूज़ होगा, सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट में क्या होगा, वी गेव, ओनली यही होगा, वी वॉज, वी वर कुछ नहीं होगा। तो थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैज़ल। डैज़ल का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, डैज़ल का मीनिंग है शाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4, 118 का है 4। 119, इफ रोड्स डैश प्रॉपरली फ्यूल कैन बी सेव्ड एंड पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। इसमें क्या बताना है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है, लेड, विल बी लेड, आर बीइंग लेड। तो क्या होगा, ये एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 3। If roads are laid properly, fuel can be saved and pollution can be reduced. Question number 120, find the correct antonym of the word attract। पहले बोलिए antonym meaning क्या है, words that have opposite meaning। antonym means opposite meaning वाले, synonyms means same meaning वाले। अट्रैक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन 2 रिपेल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन अट्रैक्ट और अनअट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, और बिल्कुल रिपेल होगा। इसका मीनिंग है टू सेंड और पुश समबडी, मीन्स किसी चीज़ को दूर करना या हटाना। क्वेश्चन नंबर 121, आर यू अवेयर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व डैश अंडरटेकिंग दिस प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 ऑफ और इन।
Question number 122. They are not interested in dash their old house because of their emotional attachment to it. इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2, गिविंग अप. They are not interested in giving up their old house because of their emotional attachment to it. Dash is the failure of crop in various areas. There is a rise in the prices of pulses. So friend, यहाँ पर क्या सूट होगा? Because of the failure of the crops in various areas, there is a rise in the price of pulses. मुख्तलिफ इलाक़ों में फसल की ख़राबी की वजह से दालों के प्राइजेस में इजाफा हुआ है. की वजह से इसका राइट आंसर यानी बिकॉज ऑफ. क्वेश्चन नंबर 124. फाइंड द नॉन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. जो सेंटेंस दिया गया है इसमें नॉन फॉर्म कौन सा है हमें बताना है. The enthusiastic admirers of the film star have gathered to celebrate the success of his film. इसका मीनिंग है फिल्म स्टार के पुरजोश फैंस फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 एंथोसियाज्म होगा. क्वेश्चन नंबर 125. Fill in the blanks with the following sentence with the correct homophones. Homophone means साउंड सेम होगी, स्पेलिंग डिफरेंट होगी और मीनिंग डिफरेंट होंगे. ऐसे वर्ड्स जिसकी साउंड सेम, स्पेलिंग डिफरेंट एंड मीनिंग डिफरेंट. होमोग्राफ में रिटर्न जो होता है साउंड डिफरेंट होगी, स्पेलिंग सेम होगी और मीनिंग डिफरेंट, सबके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे. होमोनियम्स क्या है? साउंड सेम होगी, स्पेलिंग सेम होगी, मीनिंग डिफरेंट होंगी. तो ये वाले क्या है फ्रेंड्स, ये वाले थोड़े वर्ड्स के मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. देखिए आप जो लैंग्वेज में चाहे वो लैंग्वेज में समझिए, लेकिन समझिएगा ज़रूर. देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो पाई चार्ट्स दिए गए हैं इन्हें अच्छे से समझने के बाद आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज़ नंबर 1 पॉपुलर एंड पॉपुलर्स. तो इसका फर्स्ट पॉपुलर मीन्स फेमस, पॉपुलर मीन्स जो है ना आबादी. द करेक्ट आंसर इज़ नंबर 1. Question number 126. They dash yet dash the program in spite of emerging curiosity among the viewers. इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 have not yet telecast. Okay, question number 127. Because of the humid weather, soon after dash the house, Dinesh switched on the fans. इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 entering. Because of the humid weather, soon after entering the house, Dinesh switched on the fan. Okay, question number 128. As the doctor was in the operation theatre, he made us dash for a long time. इसका आंसर है नंबर 4 wait. 128 का करेक्ट आंसर है नंबर 4. 129. Find the adjective form of the underlined word in the sentence. हमें क्या बताना है? एडजेक्टिव फॉर्म बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका. For their convenience in transportation, people took cabs nowadays. Convenience क्या है फ्रेंड? ये एक नाउन है, तो हमें इसका क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है. इसका एडजेक्टिव क्या होगा? कन्वीनियंट इसका एडजेक्टिव होगा. अगर एडवर्ब होता तो कन्वीनियंटली होता. तो एडजेक्टिव क्या है इसका? कन्वीनियंट. फर्स्ट वन इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 130. Find the comparative degree of the following sentence. India is one of the largest country in the world. फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन का हीरो है समझिए. तो ये जो हमें दिया गया स्टेटमेंट है वो है सुपरलेटिव डिग्री. ये दिए गए रूल्स को आप देख करके समझ सकते हैं. तो हमें क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, इंडिया इज़ लार्जर देन मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. 130 का करेक्ट आंसर है नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 131 to 135. Observe the data and answer the questions from 146 to 150. Percentage of expenditure of a salaried person in the month of January in 2 years 2016 and 17 are given under various heads. Salary drawn by the person in January 2016 was 50,000 and in January 2017 was 65,000. अब ये जो पाई चार्ट्स दिए गए हैं उन्हें देख करके हमें आगे के आंसर्स देना है फ्रेंड्स. इसमें देखिए बिल्स है 10 इन 2016 एंड अदर्स है 7, हेल्थ है 18, ट्रैवल है 20, फूड है 15, सेविंग है 30.
तो इस तरह से देख करके हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, इन विच हेड्स देयर इज अ डिक्रीज इन अमाउंट इन 2017 कंपेयर टू 2016। इसका करेक्ट आंसर है हेल्थ एंड सेविंग्स। फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, इन विच हेड the percentage increase of amount in 2017 is maximum compared to 2017। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2 बिल्स। 132 का करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? बिल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, if bills and health are grouped as a category A and food and travels are grouped as a category B, then what is the ratio of amount in category A to B in year 2016? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4 0.8। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट इन द हेल्थ एंड ट्रैवल कंबाइंड इन ईयर 2016 टू ट्रैवल एंड फूड हेड्स कंबाइंड इन 2017? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 10/13 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द अमाउंट एक्सपेंडेड इन जनवरी 2016 अंडर हेड ऑफ सेविंग एंड ट्रैवल? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 3 टू 25,000। 25,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 136। द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट followed by argument A and B. Decide which argument is or are strong and which argument is weak. तो हमें क्या बताना है फ्रेंड्स? कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें बताना है। स्टेटमेंट क्या है? शुड तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल। ये क्या है? स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है? यस, फ्री एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट बी देखिए फ्रेंड्स, नो, ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट बी है। तो करेक्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है? देखिए आप एक बार समझिए, पढ़ के देखिए। तो इसका करेक्ट आर्ग्यूमेंट होगा बी, ओनली बी इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 137, द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट ए एंड बी। डिसाइड विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड विच आर्ग्यूमेंट इज वीक। देखिए स्टेटमेंट है, शुड इंजीनियरिंग कॉलेज बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर इन तेलंगाना। ये क्या है? स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट ए है, yes, private engineering colleges are not giving quality education, and B है, no, it leads to financial burden on state government। तो A और B में देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आर्ग्यूमेंट लग रहा है ऑप्शन A। तो ओनली A इज स्ट्रॉन्ग, ओनली A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138, in the question given below is a statement followed by two courses of action number A and B। दो कोर्सेस ऑफ एक्शन दिए गए हैं। एज्यूम एवरीथिंग गिवन इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है हमें इसे समझना है कि वो सही है। डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन दैट लॉजिकली फॉलोज फॉर परसुइंग। कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली परसुइंग है वो हमें देखना है। स्टेटमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द रिसेंट टीवी सीरियल्स आर एंटागोनिस्टिक टू द इंडियन फैमिली वैल्यूज। इसका मतलब है कि जो आजकल के हालिया टीवी सीरियल्स है वो सीरियल्स बिल्कुल इंडियन फैमिली वैल्यूज के बरक्स है, खिलाफ है। कोर्स ऑफ एक्शन ए, टीवी सीरियल्स शुड बी ब्रॉट अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। टीवी सीरियल्स एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अंडर ही होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्राइवेट चैनल्स शुड बी डी लाइसेंस्ड एट वंस। डी लाइसेंस कर देना चाहिए प्राइवेट चैनल्स को, ये तो नहीं है। ओनली ए फॉलोज, ए क्या है? करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, डायरेक्शंस। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स A and B. You have to take the given statements to be true even if they seems to be at variance with commonly known factors. Even though हमें ये गलत लग रहा है, जो commonly known factors से related नहीं है, फिर भी ऐसा समझना है कि ये सही है। Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follow from the statements given in the question. स्टेटमेंट, ब्यूरोक्रेसी इज़ अ बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी स्पेशली इन इंडिया। ख़ास तौर पर इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। इसको अब हमें बताना है। कंक्लूजन ए, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर यूजुअली टेकन बाय सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया।
ये करेक्ट है, इंपॉर्टेंट डिसीजन सिविल सर्वेंट लेते हैं। बी है मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकते, ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली ए फॉलोज। ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 140, directions. In the question given below, there is a statement followed by two assumptions A and B. An assumption is something supposed or taken for granted. You have to consider the statement and the given assumption and decide which of the assumption is implied in the statement and choose the appropriate option from the given 4 options. 4 options दिए गए हैं, ये assumptions है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। Assumption A, the population in and around Hyderabad is also increasing. हैदराबाद में और हैदराबाद के आसपास भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। B, urbanization is increasing throughout the world and hence in Hyderabad. सारी दुनिया में शहरीकारी मीन्स शहरें बढ़ रही हैं और इसीलिए हैदराबाद में भी। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 3, both and A and B are implicit. Both A and B are correct. Question number 141. After walking 15 km, Venkatesh turned right and walked 2 km, then turned left and walked 5 km. Which is in south direction. In which direction did he start his journey? ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स एक पेन ले लीजिए, एक पेपर पर पहले पेन को रखिए, जहाँ से जो डायरेक्शंस हमें बता रहे हैं उस हिसाब से हमें टर्न करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4, साउथ डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देखकर समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो आप भी यही मेथड फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 142. 20 students enter into the class after Arun and 35 students enter into the class before Arjun. 10 students enter into the class in between Arun and Arjun. If Arun enters into the class before Arjun, how many students are there in the class? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगी। इसका करेक्ट आंसर है 245। क्वेश्चन नंबर 143. Among W, X, Y and Z, W is taller than X. Who is shorter than Y? W is not taller than Y. Who is shorter than Z? Who is the tallest? ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1, Z। इसका जो ट्रिक्स होते हैं फ्रेंड्स, वो ट्रिक के हिसाब से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 144. Sumati points to a woman in a photograph and says that she is niece of son-in-law of father-in-law of my son. Then how the woman in photograph is related to Sumati? देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस है। इसके बहुत सारे MCQs और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ MCQs मैंने दूसरी वीडियो में बनाए हैं, वो आप एक बार देख लीजिए तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ग्रैंड डॉटर। 144 का करेक्ट आंसर है नंबर 1। 145. 3 of the 4 items given below are alike in certain way and so form a group. Which of them does not belongs to that group? देखिए फ्रेंड्स, ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। इस पर भी मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स MCQ विद एक्सप्लेनेशन हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो पर भी जाइए और वो वीडियो भी देखिए। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 3, QSU। QSU क्या है? आउट मैन आउट है। BCD एक छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट वाला हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद 2 छोड़ के उसके बाद वाला। तो यही रूल फॉलो करना है, लेकिन QSU में QSV आता तो करेक्ट होता था। QSU है, इसीलिए ये ऑड मैन आउट है। Question number 146. Fill the missing numbers in the series 6, 24, 60, 210, 210, 336 with suitable numbers given in the options. देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे देख करके हम कोई सा भी नंबर इसमें फिल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है ना, फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे किसी का स्क्वायर करना है या फिर किसी के स्क्वायर में ऐड करना है, ऐसा कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनानी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 friends are standing in a row to be photographed.
Banerjee is to the left of Bhanu and right of Balu. Binhar is in between Bhanu and Bapu. Who is in the middle of the photograph? हमें ये बताना है कि मिडिल ऑफ द फोटोग्राफ कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट्स के ये क्वेश्चंस है। इसमें दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, एक लाइनर एंड दूसरा सर्कुलर। तो ये एक लाइन में बैठे हैं तो एक लाइनर होगा या फिर सर्कुलर होगा, किसी सर्कल में बैठे हैं तो इसको ये मेथड से फॉलो करना होगा हमें। इसका करेक्ट आंसर है भानु। नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इस पर मैंने MCQ का बहुत लंबी वीडियो बनाई है, आप वो भी प्लीज़ देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन अ कोड लैंग्वेज CAPRICORN is written as NCRAOPCRI. Then how management will be written? तो इसके भी क्या है फ्रेंड्स, इसके भी कोड्स दिए हुए होते हैं जैसे कि मैं आपको पिक्चर में बता रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर बहुत सारे MCQs और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ MCQs है, ये भी टॉपिक उसमें कवर होगा। आप प्लीज़ एक बार वो देख करके कर लीजिए। इसके कंपलसरी मार्क्स होते हैं और बहुत इजीली हम अचीव कर सकते हैं ये। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जनवरी 2007 डिड थर्सडे फॉल इफ़ जनवरी 1 ऑफ 2008 इज़ ट्यूसडे? फ्रेंड्स, ये कैलेंडर के क्वेश्चन हैं, इसके भी MCQs विद एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वो भी फॉलो करिए, वो भी देखिए। इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि हर आंसर कर सकते हैं। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, कोड्स दिए हुए होते हैं, वो कोड के हिसाब से हम फॉलो करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2। 114 का करेक्ट आंसर है 2। देखिए फ्रेंड्स, ये कैलेंडर का MCQ का जो अपना चैनल पर दिया हुआ है वो ये है। इस पर आप लिंक को फॉलो करिए और पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए ताकि एक भी आंसर मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 150, आइडेंटिफाई द नंबर दैट इज़ रॉन्गली गिवन इन द सीरीज गिवन हियर। जो रॉन्गली गिवन नंबर है वो हमें बताना है। ये है 56, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, यूजुअली सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स and each successive number is obtained by dividing or multiplying the previous number by a specific number. इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इससे भी आपको एक ट्रिक मिलेगी। लेकिन हमारे चैनल पर बहुत बड़ी मैंने MCQs की लिस्ट बनाई हुई है। आप हर एक लिस्ट को फॉलो करिए या हर एक वीडियो को आप देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से क्या करना होगा समझकर, उसका एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। आप खुद से एक्सप्लेनेशन को समझिए और जितना हो सके सॉल्व करिए ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बिल्कुल हर एक आंसर को आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, इसका मतलब है यहाँ पर हर टाइम कंपटीशन में होना होगा और कंपटीशन के हिसाब से सोचना होगा। इसीलिए जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे हम ये जॉब हासिल करने के, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। सो प्लीज़ आप लोग जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो को भी रिवाइज़ करके देखिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। और फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी ही इसका पेपर 2 भी अपलोड करूँगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। परफेक्शन चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि परफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ये हमारा अपना चैनल है, इसे हमें प्रमोट करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।